हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज से हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 को 12 क्लास का फुल कोर्स करेंगे। आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 का पार्ट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्ट की है तो आप इसको एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप इससे बीच में ही स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ये वीडियो देखने का। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का हमारा यूनिट 1 में हम मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि प्रबंध एक परिचय। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करें, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करते हैं कि प्रबंध क्या है। व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को समझते हैं। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से होता है जिसमें जो काम होता है, काम को कुशल एक प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों का एक समूह होता है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो सिंपल लैंग्वेज में प्रबंध क्या है हमारा। प्रबंध के अंदर मतलब ये एक, जब हम अपने काम को क्या करते हैं, कुशल बनाना है और प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें ना एक कार्यों का एक समूह होता है, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में अंडरस्टैंड करेंगे आगे की यूनिट में, जिसमें नियोजन इंक्लूड है, संगठन इंक्लूड है, नियुक्तिकरण और निर्देशन और नियंत्रण। सो ये 5 है, जिसकी ये पूरी एक खुद की एक यूनिट है जिसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में प्रबंध हमारा, जब कोई काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह की जरूरत पड़ती है, जिसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण को करना जरूरी होता है। सो हमने समझा प्रबंध क्या होता है। अब हम प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता, इफेक्टिवनेस एंड वर्सेस एफिशिएंसी, ये 2 वर्ड के बारे में समझते हैं। प्रभावपूर्णता का अभिप्राय काम को पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना आए, तथा दूसरी ओर कुशलता का अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रबंध का संबंध काम को केवल प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा करना ही नहीं, बल्कि जितना संभव हो सके कुशलता से भी करना है। अतः एक सफल प्रबंधक के लिए प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों मिलकर एक संगठन को शिखर पर पहुंचा सकते हैं, मतलब ऊंचाई पर, तथा इनका अभाव संगठन को धरातल पर ले जा सकता है। मतलब इसमें हमने ये समझा कि प्रभावपूर्णता क्या होती है और कुशलता क्या होती है। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी क्या होती है। मतलब प्रभावपूर्णता तो वो है कि जब कोई काम को पूरा करने के लिए पूरा करना है, भले ही कितनी भी लागत क्यों ना है। और दूसरा हो रहा है कि कुशलता से करना है, मतलब न्यूनतम लागत पर करना है। जब ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक प्रबंधक सक्सेसफुल बन सकता है और वो अपने बिजनेस को ऊंचाई पे ले जा सकता है। इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं कि अगर इनके अर्थ के बेसिस पर इनका डिफाइन किया जाए कि इसका अभिप्राय काम को पूरा करने से होता है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना है। बट कुशलता को अगर हम देखा जाए तो इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। इसमें जो इसका उद्देश्य होता है, प्रभावपूर्णता का जो उद्देश्य होता है, इसमें अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना है। मतलब जो लास्ट वाले जो डिसीजन है, रिजल्ट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम प्राप्त करना होता है। कुशलता वाले में क्या होता है, लागत और लाभ का विश्लेषण करना होता है। इसमें इसका मुख्य केंद्र क्या होता है, प्रभावपूर्णता का समय, इसमें समय मैटर करता है। कुशलता में लागत मैटर करता है, क्योंकि हमें न्यूनतम लागत पर करना है। इसमें टाइम मैटर करता है, उसमें लागत मैटर करती है। तो अभी तक हमने प्रबंध क्या होता है उसको समझा, प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ा कि ये दोनों क्या होते हैं। अब हम प्रबंध की विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंध की पहली विशेषता, ये यूनिट बहुत ईजी है, आपको मज़ा आएगा अगर आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रबंध की विशेषता क्या होती है। प्रबंध की पहली विशेषता यह है कि प्रबंध उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य ही नहीं होता तो प्रबंध की जरूरत ही नहीं पड़ती। अन्य शब्दों में प्रबंध की आवश्यकता तो तब होती है जब प्राप्त करने के लिए कोई उद्देश्य हमारे पास हो। प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतः ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि प्रबंध उद्देश्य
प्रधान प्रक्रिया। मतलब सिंपल सी बात है, जब भी कोई मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट यही तो है कि उसके अंदर एक उद्देश्य होता है, क्योंकि विदाउट अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो फिर बिजनेस को कोई फायदा ही नहीं है, तो इसलिए उसमें गोल होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो प्रबंध होता है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। प्रबंध क्या है? सर्वव्यापक है। यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता, अतः शून्य बचता है। यहाँ किसी क्रिया का अर्थ व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक सभी प्रकार की क्रियाओं से है। यदि इन क्रियाओं का प्रबंध ना किया जाए तो परिणाम में असफलता होगी। इसका अर्थ हुआ सभी प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए प्रबंध क्या है? आवश्यक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज से कहा जाए तो प्रबंध क्या है? सर्वव्यापक है, मतलब सभी जगहों लागू होता है, क्या वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, इसलिए प्रबंध सर्वव्यापक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध के मुख्य आयाम निम्नलिखित है। काम का प्रबंध, प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे एक विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है, एक अस्पताल में रोगियों का इलाज होता है, एक कारखाने में उत्पादन होता है। इनमें से कोई भी काम प्रबंध के बिना सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। मतलब प्रबंध है ना, बहुआयामी है, वो सारे फील्ड में है, इसके बिना कोई काम को करना यूजलेस माना जाता है। लोगों का प्रबंध, प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किया जाता है और काम लोगों द्वारा ही किया जाता है, तो यह आवश्यक है कि लोगों का प्रबंध किया जाता है कि काम को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। परिचालन का प्रबंध, एक संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक परिचालन अथवा क्रियाएं करनी होती है, जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय, वित्त, लेखांकन, अनुसंधान एवं विकास आदि। प्रबंध की आवश्यकता इन क्रियाओं की कुशलता और प्रभावपूर्णता से पूरा करने के लिए होती है। हमारा फोर्थ पॉइंट यह है कि प्रबंध है ना एक सतत प्रक्रिया, मतलब मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर हम रुक गए, ऐसा नहीं होता। प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जैसे हमेशा एक ही बार में पूरा कर लिया जाए, बल्कि ये सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रबंध कभी किसी एक प्रबंधकीय क्रिया को पूरा करने में व्यस्त रहता है तो कभी किसी दूसरी क्रिया को, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा प्रबंध के अंदर 5 काम आते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, ये सारी चीजों को भी करना होता है। पांचवा पॉइंट यह है कि प्रबंध एक समूह क्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि संगठन की सभी क्रियाओं को करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि ये तो अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। तो पांचवा पॉइंट सिंपल, प्रबंध एक समूह क्रिया होती है। फिर छठा पॉइंट यह है कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील क्रिया है क्योंकि इसे लगातार बदलते वातावरण के साथ क्या करना पड़ता है? समायोजन, मतलब ढलना पड़ता है, करके चलना पड़ता है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है प्रबंध में कुछ भी क्या है? स्थायी नहीं होता है, मतलब चेंज होता रहेगा, गतिशील है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। प्रबंध वह शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है, इसकी अनुभूति की जा सकती है, मतलब इसे फील किया जा सकता है। कोई संगठन उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है तो समझा जाएगा कि प्रबंध अच्छा है, अन्यथा इसके विपरीत है। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध के उद्देश्य, जो यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में हमेशा आता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी वो भी पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रबंध के उद्देश्य पढ़ रहे हैं कि प्रबंध के उद्देश्य को हमने 3 वर्गों में डिवाइड करा है। पहला उद्देश्य है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, फिर तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य में क्या होता है कि संगठनात्मक उद्देश्य का अर्थ पूरे संगठन के लिए निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले जैसे जो सभी पक्ष होते हैं, मतलब जो संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे संगठन होते हैं। वो संगठन कौन कौन से होते हैं? जिसमें जो जैसे कि स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि का ध्यान रखा जाता है। इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। वो उद्देश्य है क्या? जैसे कि जीवित रहना, लाभ और विकास। इनको भी शॉर्ट में डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे जीवित रहना में क्या है, प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है, अतः प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित सकारात्मक निर्णय लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक क्या रहे? जीवित रहना चाहिए। ये संगठनात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? लाभ होना चाहिए, क्योंकि हर संगठन का यही तो उद्देश्य होता है कि वो जीवित रहे, लाभ होए और उसकी ग्रोथ
बढ़ती रहे। व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करके व्यावसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्ण संचालन में लाभ की अहम भूमिका होती है। अतः प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय पारेपत लाभ अर्जित करे। फिर है ग्रोथ, विकास। हर व्यवसाय चाहता है कि वे विकास करे। प्रबंधन द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकास की बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों की संख्या, पूंजी विनियोग आदि द्वारा मापा जा सकता है। मतलब ग्रोथ लेवल भी बढ़ता जाना चाहिए। सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सामाजिक उद्देश्य। प्रबंधन के सामाजिक उद्देश्य का अभिप्राय प्रबंधन की क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से। मतलब जब हम अपना बिजनेस चला रहे होते हैं तो हमें सिर्फ अपने बिजनेस के लाभ के बारे में नहीं सोचना, हमें उसके साथ साथ सामाजिक हित के बारे को भी सोचना है, क्योंकि ये भी एक प्रबंधन के उद्देश्य का सेकंड उद्देश्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रत्येक संगठन का ये उत्तरदायी बनता है कि वह सामाजिक हितों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा उसे। अतः एक संगठन के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के संबंधी उद्देश्यों को सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। इस उद्देश्य के अंतर्गत प्रबंधक का स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा मूल्य नियंत्रण को सुनिश्चित करने का वायदा करता है। मतलब एक प्रबंधक, एक मैनेजर ये एश्योरेंस दिलाता है कि वो हेल्थ देगा, सेफ्टी देगा और अच्छा प्राइस कंट्रोल देगा। प्रबंधन के मुख्य सामाजिक उद्देश्य निम्न सूची में सम्मिलित किए गए, जैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना। यह हर एक बिजनेस का ये सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है ताकि वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराए, वातावरण को दूषित होने से बचाए, जीवन स्तर में सुधार में योगदान दे। उदाहरण के लिए एशियन पेंटर्स ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया, जिससे किसानों को स्थानीय संसाधनों को प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव हुआ। इसी प्रकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने स्टील प्लांटों के आसपास रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में नियमित रूप से सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो ये हमारा सेकंड था सामाजिक उद्देश्य, ये भी सिंपल सा था। हमारा थर्ड पढ़ते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य। जब हमारे दो उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं, प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, थर्ड आता है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्यों का अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। कर्मचारी वर्ग कंपनी का विवेकशील एवं संवेदनशील संसाधन होता है, अतः इसकी भावनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कर्मचारियों को संतुष्ट कर दिया जाए तो कंपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करने लगेगी, क्योंकि अगर तुम्हारे जो वर्कर्स ही है, अगर वही तुम्हारे बिजनेस से खुश नहीं है तो तुम्हारा बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। कर्मचारियों के प्रति प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य क्या है, उचित पारिश्रमिक देना, उनको डेली वेजेस अच्छे से प्रोवाइड कराना, स्वच्छ वातावरण उनको उपलब्ध कराना, लाभ में उनको हिस्सा प्रदान करना। इन्हीं तीन कारणों की वजह से वो खुश रहते हैं। अब हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, जिसमें हम प्रबंधन के महत्व को पढ़ेंगे कि प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो उपयुक्त समीकरण से प्रबंधन का महत्व स्पष्ट होता है। यहाँ पर हमें जो एनीथिंग वर्ड जो लिया है, सभी प्रकार की क्रियाएं हो, चाहे वो व्यावसायिक हो अथवा गैर व्यावसायिक हो, यदि हम इन क्रियाओं का प्रबंधन नहीं करेंगे तो परिणाम में हमें क्या मिलेगा, जीरो, फेलियर। तो इसलिए मैनेजमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो पहला पॉइंट यह है कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रबंधन सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका उद्देश्य प्रधान क्रिया होना है। एक प्रबंधक उद्देश्य की प्राप्ति सभी व्यक्ति के प्रयत्नों का सही निर्देशन करके करता है। दूसरा क्या है, प्रबंधन से कुशलता बढ़ती है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एक प्रबंधक सभी संसाधनों जैसे मानव, मशीन, माल और धन का कुशलतम उपयोग करके कुशलता में क्या करता है, वृद्धि करता है। ये भी एक पॉइंट है। थर्ड है हमारा, प्रबंधन गतिशील संगठन तैयार करता है। प्रत्येक संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करता है। बदलते वातावरण का सामना करने के लिए संगठन में भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं, लेकिन प्राय देखा जाता है कि कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। प्रबंधक परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारियों को परिचित कराकर विरोध को समाप्त कर देते हैं। मतलब प्रबंधन तो गतिशील संगठन तैयार करता है, बट इससे जो प्रबंधक होता है वो कर्मचारियों को उसका सामना करना सिखा देता है, वो लाभों को परिचित करवा देता है, ताकि कस्टमर जो उनके वर्कर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं, ताकि वो उन सब चीज़ों को सहन कर पाते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फोर्थ है हमारा, प्रबंधन व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है।
सामूहिक उद्देश्य को तो प्राप्त करने में सहायक है ही है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य को, प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में उचित पारिश्रमिक, लाभ में हिस्सा, प्रबंध में भागीदारी, पदोन्नति आदि प्राप्त करना चाहता है। उनके ये उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जबकि वे अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए काम प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते, अच्छा नेतृत्व प्रदान करके, खुला संदेशवाहन करके इस योग्य बनाते हैं ताकि फलस्वरूप वे अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को क्या कर सके, प्राप्त करें। मतलब अगर एक कर्मचारी को अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए तो उसको अच्छा काम भी करना पड़ेगा, इसलिए व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में भी प्रबंध सहायक है। पांचवा पॉइंट है हमारा लास्ट, प्रबंध समाज के विकास में भी सहायक है। सिंपल याद हो जाता है कि पहला पॉइंट सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायकता, कुशलता बढ़ती है, इससे गतिशील संगठन तैयार हो जाता है और व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में हेल्प मिलती है और समाज के विकास में क्या करता है, ये सहायक होता है। प्रबंध समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। प्रबंध अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करके समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह उत्तरदायित्व होते हैं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, अच्छी क्वालिटी की वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आदि। तो इस वाली यूनिट 1 में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड करा जी। ये जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन मेंशन करे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।